everyone, and welcome to Direct Talk, episode number 4. And we are delighted to have you back amongst us and to be back amongst you. And today again is a great day in the history of direct selling because we have got the senior delegates, some of the most senior delegates from world's most renowned companies, we can say. And we have a very rich panel today, and I'm sure that all of us will be enriched. हम सभी को आज बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है इन लोगों के एक्सपर्टीज से, इन लोगों के एक्सपीरियंस से। और हम शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको दे दूं। मेरा नाम कमलकांत वशिष्ठ है एंड आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज डायरेक्टर ई लर्निंग एट शूलिनी यूनिवर्सिटी। और शूलिनी यूनिवर्सिटी एक बहुत यंग यूनिवर्सिटी है, इट्स जस्ट 10 years old और बहुत ही सुंदर है और हिमालयाज के फुटहिल्स में बेस्ड है। सोलन एक जगह है शिमला से अराउंड 50 किलोमीटर दूर, वहां पर हम बेस्ड है। और शूलिनी यूनिवर्सिटी में हमने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, मेरा जो हाई पॉइंट रहा है करियर का वो ये है कि मुझे मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग के या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट करने का। और जो रजत जी आज हमारे साथ है, तो व्हेन आई थॉट अबाउट कंप्लीटिंग माय पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग, तो मैं सबसे पहले इन्हीं से मिला था और इनसे हमने थोड़ी बातचीत की थी, क्योंकि वो इंसिडेंटली जो मेरी पीएचडी है वो केस स्टडी है, एमवे का ही केस स्टडी है वो। और इनसे मिलके हेड ऑफिस में मैंने इनसे बात भी की थी। और उस समय वो ऐसा दौर था कि जब डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छे समय से नहीं गुजर रहा था एंड देयर वर केओस ऑल अराउंड। बहुत सारी पोंजी स्कीम्स थी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का चोला पहन के आ रही थी और देयर वाज लाइक इट वाज वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड कंपनी एंड अ पोंजी स्कीम। और बड़े सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, देयर वर अरेस्ट्स व्हिच वर मेड और बहुत सारा ऐसा कुछ चल रहा था टर्मोइल। And I started at that point of time and I'm very thankful to my management also, university management, जिन्होंने मुझे go ahead दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप करो डायरेक्ट सेलिंग में। एंड और आज बड़े ही फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ इतना जबरदस्त पैनल है जो कि we'll start. I'll have the privilege to introduce my panel to you. So first of all, I'll introduce to you to Mr. Anshu Bagai. And Anshu ji अभी presently he is the managing director of Genius Global India Private Limited और ये हेड करते हैं Genius Global India को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। और सारा जितनी भी ओवरऑल फंक्शनिंग है इसकी इंडियन ऑपरेशन की, उसको ये लीड कर रहे हैं। He has a very very rich experience of 27 years बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग का, और निश कैटेगरी में काम करते हैं, प्रीमियम स्किन केयर, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, एंटी एजिंग न्यूट्रिशनल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, इनमें काम करते हैं। बहुत सारी पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ इनका रिच एक्सपीरियंस है। He has been associated with AMC Cookware as managing director. ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रहे हैं टपरवेयर के भी। और न सिर्फ इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बल्कि नॉन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में भी काफी जबरदस्त काम किया है। जब ये ब्रांड मैनेजर थे डी बियर्स में, तो इन्होंने नक्षत्र नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया जो पहला ब्रांड था ज्वेलरी में। इन्होंने NSIT से अपना ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और नागसे मुंजे से इन्होंने MBA किया। तो अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है and we are pleased to have you in the panel, right? Thank you so much for such a elaborate introduction. We are like blessed, sir, to have you amongst us. Next in the panel is Mr. Rajat Banerjee. जैसा मैंने आपको बताया, इनसे मेरा काफी पुराना रिलेशनशिप रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो शायद रजत जी को ना जानता हो। Presently he is working as a vice president of corporate affairs at Amway India Enterprises, और ये Amway के साथ अप्रैल 2000 से जुड़े हुए हैं। और ऐसा लगता है कि यस सर, हेलो, there seems to be some issue with the network. आपका बीच में, but you can continue. Yeah, there's nothing we can do. pardon, sound नहीं आ रहा अच्छा? It's okay now. There seems to be something with the network, but you can continue, sir. एक मिनट में इनको ईयरबड्स को हटा के देख लेता हूँ एक बार, है ना? If there is a issue with the sound, so but it is technology, we have to live with it. Yes. Is it better? Yes, lot better, sir. Please continue. We move on to the next panelist, who is Mr. Rajat Banerjee.
who is presently Vice President Corporate Affairs at Amway India Enterprises, और Amway के साथ बहुत पुराना इनका relationship है. He has been with Amway since April 2000, और जो Amway के साथ इनके पहले 5 साल थे, they were devoted to company के जो CSR efforts ये करते थे, corporate social responsibility, and he has been the head of corporate communications and CSR जुलाई 2005 से अप्रैल 2010 तक. लेकिन बहुत सारे लोग, आप सभी इनको जानते हैं, एमवे के एक फेस की तरह रजत बनर्जी को पहचाना जाता है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उससे पहले इनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारी वेरिड फील्ड्स में. और इन्होंने अपना जो काम स्टार्ट किया था वो टी एंड कॉफी एस्टेट से स्टार्ट किया था, टाटा टी से. और इन्होंने कूर्ग में काम किया है, मुन्नार में काम किया है, बहुत सारी सुंदर जगहों में इन्होंने काम किया है. और उसके बाद इन्होंने जर्नलिज्म में भी कुछ समय काम किया है. कुछ समय तो क्या, 8 years he has worked with papers like Statesman. क्योंकि इनकी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो जर्नलिज्म में है बीवीबी दिल्ली से, तो बहुत रिच एक्सपीरियंस है. और रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पैनल में. वी आर ट्रूली डिलाइटेड टू हैव अ पर्सन विद एज रिच एक्सपीरियंस एज यू अमंगस्ट अस. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. It's a pleasure to be here. And like you mentioned, you and I, we've connected 2013-2014 mein, and so happy that you've reached this level and you're, you know, in a driver's seat, and so happy to be on your discussion today. So it's all because of blessings of well-wishers like you, sir. And finally, because हमारा sir objective same रहा है, your objective and my objective, चाहे हम अपने अपनी फील्ड में छोटा छोटा काम करते रहे. Yesterday also we were having a discussion, and the idea has always been to promote the direct selling industry that at least both of us or all of us so much admire, and giving it actually the credibility that it so much deserves. And that is the sole aim of this webinar series as well. And finally, let me have the privilege to introduce you to the third esteemed panelist, and she's Shefali Sharma. And she's currently working as sales director in Oriflame India Private Limited. हिस्ट्री में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, हिस्ट्री ऑनर्स में SRCC से, न्यू दिल्ली से, और मास कम्युनिकेशन में इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है. शी स्टार्टेड हर करियर एज एन एरिया सेल्स मैनेजर इन 2003 एवॉन इंटरनेशनल से, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में, नॉन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम किया है, जिनमें से कि यूनिलीवर और बाटा जैसे नाम भी हैं. And she has an experience of more than 18 years in sales. तो शिफाली जी, आपको भी एक सेल्स का पर्सपेक्टिव हमारे बीच में, and probably we are having a lady for the first time in the panel, and we are delighted to have you here. And बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से मिलके. And finally, let me have the privilege to introduce you to my co-host. And और introduce तो मैं उनको क्या करूँगा, क्योंकि हमेशा ही हम यही बात करते हैं कि he needs no introduction, because he has been the face of direct selling for last so many years, and he'll brief you about IDSA as well. So over to you, Chetan ji. Thank you, Dr. Saab, and I hope I'm loud and clear. Yeah. Yes. Okay. So that's the 4th time in a row when the Dr. Saab has ended his introduction with a high, what do you say, protecting someone unnecessarily. So anyways, thank you so much, Dr. Sir, and I would like to inform all our viewers, all these 3 companies which are on panel here today, these 3 companies are recognized not only in India, but globally. Wherever you go, these 3 companies are present everywhere, in almost every country where you have direct selling industry. So it would be very interesting to know the perspective, how the COVID-19 situation or the lockdown, or what their outlook is for in general about India. And these 3 companies have seen that phase of the industry in India when there was absolutely no regulatory clarity, and now they are here when some sort of regulatory clarity has come in by way of government notifying the guidelines in 2016, and of course they are going to be here for many more decades to come. So it would be very interesting to know, these 3 companies would be able to tell us exactly what we had in our mind when we planned this session: direct selling, past, present, and future. So I'm all ears, and as the session progresses, I'm sure our viewers, myself as the head of the association, would be able to learn a lot of new things. Back to you, Dr. Sir. Thank you for the beautiful words, Chetan ji. And let us start with the discussion, because I do not want to waste any time.
and we'll try to take maximum benefit out of the company of the great guys that we have with us. And so we start with Anshu ji, and the first question is basically we always start with what is your perspective of the current scenario in direct selling industry. So आपको क्या लगता है कि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहां पर खड़ी हुई है, और खासकर अगर हम बात करें कोविड इफेक्ट्स की और इन सारी चीजों को, वैसे तो हमने कोविड के बारे में बहुत बात कर ली और सारी जगह कोविड की बात हो रही है तो हम बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते इसकी, है ना. वी ट्राई टू अवॉइड इट, विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन डायरेक्ट सेलिंग, बट स्पेसिफिकली पीपल आर टॉकिंग अबाउट न्यू नॉर्म्स. लोग बात कर रहे हैं जी न्यू नॉर्मल आएंगे, एंड दिस हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल, दैट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल. तो आप कहां देखते हैं, मतलब हमारे न्यू नॉर्मल क्या है एज एन इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग के न्यू नॉर्मल्स क्या है, हमारी इंडस्ट्री कहां खड़ी है आज? Okay, I think that's a very, very relevant question in today's time. See, if you see throughout history, such upheavals have always changed the way the world operates. I think the last biggest upheaval was the Second World War, and the rules of the game change, the way people work and operate certainly changes. And this COVID has thrown up a lot of challenges, but along with that also come a lot of opportunities, because in the way the world will now readjust, उसमें direct selling का काफी role होगा according to me. See, first of all, the way it's going to affect is हमारे को अपनी industry में अपना style of working थोड़ा change करना पड़ेगा. ठीक है? So for example, our industry has been very traditionally very led by touch and feel, meeting people, doing events. Going forward, this will not be possible because of the pandemic, and this doesn't seem to be getting over very soon. Hence, there will be a lot of emphasis on events like this, because this is also an event. So majority of our events now going forward will be virtual events, online events. Okay, now for this, our industry and our people who since the last 20 years when the industry started, they'll have to adjust to the new norm. You don't need to come to an event to enroll a person, or you need not be physically present to demonstrate your products. You can take people on a call, demonstrate the products and send the products to them by courier. So ये नए norms होंगे, और जो leaders, जो distributors इन नए norms में जल्दी adjust कर जाएंगे, सीख जाएंगे, वो ज़्यादा successful हो जाएंगे. So firstly, there'll be this. Secondly, the operating style of the companies will also change. Majority of our business in India up till now has been office pickups. Distributors come to the office, place the orders, pick up products. Now going forward, majority of our business will be e-commerce, which means distributors will place orders on the company online and it will be shipped to them as an e-commerce mode. So these are some definite changes which is going to happen in our industry, and companies and leaders who adjust to this fast will be very successful. Then another opportunity that this upheaval has thrown for us is a lot of our companies work in health supplements. And with this coming up, health has become the priority for all our people. So all that product categories will do very well. The extent to which all our companies have their product range established in this category will help us now going forward. So yeah, as I said, a lot of opportunities, but we need to adjust. And finally, the last thing, we know a lot of people are losing jobs, a lot of people are losing their businesses, and these people will be looking for opportunities. And that is where we as an industry can offer opportunities. We offer home-based opportunities. मतलब आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है. As long as you can adjust to e-commerce, virtual events, and there's a demand for health products, you can work here. So the moment people adjust to this new changes, it's a huge opportunity. I expect a lot more people joining our business in the next 1 to 2 years, and the industry will grow. It will grow with those people who can adjust to the new norms, but the industry as such will grow. So as I said, starting May, this has become an upheaval. It has thrown challenges, but along with that comes with a lot of opportunities. Those who adjust to this fast will thrive. Perfect, sir. Very, very well summarized. And सारा कुछ ही आपने इसमें in your answer in this, इसको हम पहले भी मैं एक बार बता रहा था प्रोग्राम में, it's like गागर में सागर, सारा कुछ ये like summarized everything in such small words. So moving on, रजत जी आपसे थोड़ा सा हम इसी पे हम थोड़ा सा और इलेबोरेशन चाहेंगे. सर ने बात की कि लोगों को
नए नॉर्म के हिसाब से अपने आप को सेटल करना पड़ेगा, है ना। सर ने बात किया कि बहुत सारे जॉब लॉसेस होंगे और हो रहे हैं. देयर आर इंडस्ट्रीज लाइक एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, wherein there are like so many job losses, right? And इन इंडस्ट्रीज का वापस उठना बड़ा टफ है ना. तो एक तरफ तो हम ये बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम ये भी बोल सक रहे हैं कि जो टेक सेवी लोग नहीं होंगे, बिकॉज आवर इंडस्ट्री हैज नो एंट्री बैरियर्स, है ना. तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि मतलब हु कम विद लाइक इंटेंट ऑफ अर्निंग ह्यूज मनी, गेट रिच क्विक स्कीम का थोड़ा कंसेप्ट लेके आते हैं. एंड क्या जो टेक सेवी लोग नहीं होंगे, क्या दे विल नॉट बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री? और नए नॉर्म के हिसाब से क्या हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छे या हायर क्लास के लोग आएंगे अब थोड़े से, जिस एक सोसाइटी में हम अभी तक पेनिट्रेट कर नहीं पाए हैं, है ना. और दूसरी बात, जॉब लॉसेस से आपको लगता है कि यहाँ पर एक खूब बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से, क्योंकि आप यू प्रॉब्ली have worked with the government and all that stuff that we'll come to in the next question, but you are the most apt guy to throw some light on this. Thank you. मेरे हिसाब से डॉक्टर वशिष्ठ, the Indian demographic जो हम लोग जो देखते हैं, we are a young country, है ना. The average age of the Indian is what, 26 or thereabouts, compared to mid 30s in the US, 40s plus in Europe. So India demographically we are a young country. If we see our, the smartphones connectivity across the country, it is very high. तो मेरे हिसाब से हमारे जो सिटीजन जो है, एवरेज इंडियंस जो है, हम लोग ऑलरेडी काफी स्मार्टफोन सेवी हैं. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अंशु जी कह रहे थे कि ये कोविड का जो माहौल है हैज फोर्स्ड कंपनीज, इनफैक्ट हैज फोर्स्ड दिस बिजनेस टू टेलीस्कोप आवर प्लान्स. जो हम लोग सोच रहे थे कि 10 साल बाद ये हो सकता है, वो 10 साल तुरंत यहीं पर पहुंच गया है. जो शायद 2030 में हम लोग इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे, we've been forced to implement it within not 10 years but within 3 months. So the technology जो change हुए हैं, going digital, online, etc., which Anshu ji already covered, has happened very fast. And आपने जिक्र किया मेरे पास्ट का, जब मैं चाय बागान में काम करता था. चाय बागान में हम लोग क्या करते थे, अगर आप लोग कहीं गए हो, हिमाचल में भी कुछ चाय बागान है, you have a process called pruning. जो चाय का जो पेड़ या जो पौधा जो होता है, which is about 3.5-4 feet high, every 5 years उसको काट देते हैं, 1.5 फुट का कर लेते हैं, ताकि जो नए शूट हैं वो तगड़े हो. So I think, to use my past example on our industry, COVID has forced this industry to prune the way we operate and completely, plan a new future, which will be tech savvy, like you pointed out, very high technology input. Digital work will improve a lot, will increase a lot, right, from placing orders, etc., like Anshu ji mentioned. And on a wider basis, I think this is good for the industry, क्योंकि मान लीजिए जो आपने जिक्र किया फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स का, वो ज्यादातर क्या करते थे, एक बड़े हॉल में एक सज्जन आते थे और अपना जो सक्सेस जो है वो काफी मतलब जोरों शोरों से they used to portray their success. I think what the digital age will do is it will reduce the credibility of those claims. क्योंकि अगर मैं डिजिटली कहीं पर बैठा हूँ, एक वेबिनार में किसी का क्लेम्स सुन रहा हूँ वर्सेस मैं एक हॉल में जाके सुनता हूँ, आप समझे, एक माहौल का भी फर्क पड़ता है. तो आई थिंक दिस विल क्लीन अप अ लॉट ऑफ द ऑपरेटर्स, इट विल क्लीन अप द कम्युनिकेशन, इट विल क्लीन अप द मैसेज. तो काफी हद तक आई सी इट, आई वोंट से काफी हद तक, 100% I see this as a good opportunity for the industry to ramp up. मतलब 2-3 generations we are crossing over in a very short period of time, going digital. The dependency on number of maybe on stores, etc., will come down. People will have more time to devote to business. पहले लोग क्या करते थे,
आपको अब स्टोर जाना पड़ता था, आपको अपने प्रोडक्ट्स लेके घर वापस आने पड़ते थे, आना जाना। और जब भी आप स्टोर जाएंगे तो आप अपना ग्रुप्स की मीटिंग करते हो, वो भी काफी टाइम लेता है। आज क्या होगा, जो डायरेक्ट सेलिंग में जो डायरेक्ट सेलर्स जो है will have to do all this online, right from placing the orders, from their meetings, expanding the businesses. So that is first part of your question. आपका दूसरा सवाल था on job creation and job losses and what is the industry, what it means to the industry. I think historically it's been proven that even whenever the economy slows down in whichever part of the world, somehow the direct selling industry does reasonably well, you know, because जैसे आप कह रहे हैं कि किसी की अगर नौकरी गई तो उनको घर तो चलाना ही पड़ेगा। और हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे अंशु जी ने कहा, काफी हद तक जो सप्लीमेंटेशन है, जो आज की डेट में आर वेरी क्रिटिकल, क्योंकि आपके इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। So I think this will play a balancing role to a large extent, and we will see. I do agree with Anshu ji. We will see larger number of people coming into it. We will see more impactful people coming into it, because it is no longer about कि भैया आप एक हॉल भर लो और आप स्पीच दे दो और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। नहीं, you will have to be more convincing as a presenter. You'll have to be more convincing as a salesperson to grow your business, to grow your groups, because you will not get the opportunity to fill up a hall for the next year or so to get in people. You will have to be more convincing, and that filtering will happen online. Right, sir. So perfectly, I second you on that जो हो हल्ले से काम नहीं होगा, जैसा आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज थी, and I've seen those. So I went to a hotel in Solon only. Solon is a smallish place. लेकिन मैं वहां गया तो बहुत सारी ढोल धमाकों की आवाज आ रही थी, डीजे बहुत। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? बोलते ये नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट हो रहा है नीचे। तो मैं गया वहां पर, एक वैसे ही मतलब एक मनी सर्कुलेशन स्कीम थी, वो उन्होंने अपना शोकेस कर रहे हैं और ढोल धमाके, और जो गांव के लोग बैठे हुए थे वहां पर, एंड दे विल बी इम्प्रेस्ड बेसिकली। तो उनका वो इट वाज लाइक, सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि शायद बिजनेस थोड़ा सा लॉजिकल स्पेस ले लेगा, और लॉजिकल ले लेगा। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि हो हल्लों से या ढोल धमाकों से आप अब यू विल नॉट बी एबल टू लाइक गेट पीपल इनटू योर बिजनेस। शिफाली मैम, बिकॉज यू हैव अ मोर सेल्स ओरिएंटेशन, और तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि सेल्स के हिसाब से आज मतलब इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? मतलब सेल्स में हमारा क्या पोजीशनिंग है, करंट पोजीशनिंग क्या है, और कोविड से कितना फर्क पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है? जी श्योर, आई थिंक जितना एक्सपीरियंस है इस पैनल में, अंशु जी ने और रजत जी ने बहुत वैलिड पॉइंट्स कवर करे हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी ट्रू। अगर हम देखें कि जिस तरह से जब वो कोविड सिचुएशन शुरू हुई थी, एंड जब तक बाकी सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, आई वुड से काफी कुछ डिनाइल मोड में थी कि ये होने वाला है और इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होने वाला है, आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही थी जिन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली बहुत सारे एक्शंस पहले से ही लेने शुरू कर दिए थे। एंड आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जब भी ऐसा कुछ भी सिचुएशन आती है, आई थिंक जितना ज्यादा स्पीड से हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो अडेप्ट करती है कोई भी नए चेंज को, इट इज मच मच फास्टर देन कंपेयर टू मेनी अदर इंडस्ट्रीज। सो आई फील जो हमारे दोनों पैनलिस्ट ने इतने रिच एक्सपीरियंस के साथ पॉइंट्स उठाए हैं, दे आर वेरी वेरी वैलिड, आई टोटली अग्री विद देम। एंड आज की डेट में आई थिंक आई एम टोटली अमेज्ड कि कितना इस 3.5 महीनों में मैंने देखा है कि ऑफ पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, हर तरह के एक्सपीरियंस के साथ में उन्होंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतनी जल्दी अडेप्ट किया है। सो आई थिंक एक बहुत बड़ी गलत फहमी है हम सबके मन में भी बहुत ज्यादा कि बहुत सारे लोग डिजिटल नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जैसे रजत जी ने बहुत क्लियरली बोला, एंड इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि अल्टीमेटली इंटरनेट यूजर्स इतने हैं पूरे कंट्री में हमारे। अगर हम फेसबुक को ही देखें तो हमारे पास में 336 मिलियन यूजर्स हैं जो सिर्फ इंडिया में है।
सो ऑफ कोर्स सिर्फ नए प्लेटफॉर्म्स डिजिटली लोगों ने सीखे हैं, अडेप्ट करे हैं और भी ज्यादा उस पर एक्सेलरेट कर रहे हैं. एंड आई थिंक इस 3.5 जो महीने हैं उसमें मैंने ये जरूर एक्सपीरियंस किया है दैट बाकी सब इंडस्ट्री से हम ज्यादा स्पीड पर इस न्यू नॉर्मल पे आ गए हैं. आई थिंक आई एम टोटली अमेज्ड कि हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो लोगों को एक्सपीरियंस कराता है, जिस तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनमें आता है, आई थिंक लोगों ने बहुत जल्दी इस नए नॉर्म को अडेप्ट कर लिया है. डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग आ गए हैं वेरियस वेज से. जैसे टच एंड फील की बात की अंशु जी ने, तो मैं एक प्रोडक्ट को का छोटे छोटे वीडियोस बना के प्रमोट कर रहे हैं लोग. एंड इस नए नॉर्म को डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से, मोर देन व्हाट आई थिंक एनी वन ऑफ अस वुड हैव एक्सपेक्टेड, लोगों ने इसको अडेप्ट कर लिया है. एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड आई अग्री कि जिस तरह से, जिस फ्रीक्वेंसी से हम बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करते थे, शायद वो फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी. बट डेफिनेटली आई फील पर्सनली एक फिजिकल लेग हमारे बिजनेस में रहेगा, बट वो परसेंटेज डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगी. दैट्स द वे आई लुक एट इट एंड आई फील. एंड यस, दोनों ने बहुत अच्छे से ये भी पॉइंट बोला है कि पहले जैसे था कि मैं ऑफिस गई, मैंने पिकअप किया प्रोडक्ट एंड घर गई, मैं वापस आई कम्यूट करके. आई थिंक वो सब चीजें आज इस लॉकडाउन एंड इस सिचुएशन की वजह से बहुत अच्छी रियलाइजेशन हुई है सब में. एंड इट्स सो मच मोर कन्वीनियंट कि मैं घर बैठी हूँ, मैंने ऑर्डर किया और मेरे को ये प्रोडक्ट घर तक पहुंच गया. मैंने एक और चीज बहुत अच्छी नोटिस की है. आई थिंक इस 3.5 महीनों में हमारे सब एंटरप्रेन्योर्स में, एंड आई एम श्योर इट इज अक्रॉस द इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा और भी ज्यादा डिसिप्लिन आ गया है. So I think that has really led to a good growth also. And जहाँ तक आपने job losses की बात की है, I think yes, it's very unfortunate the situation. But definitely ये experience किया है, world में कहीं भी crisis आता है, direct selling definitely takes on to the north in terms of numbers. एंड आई थिंक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से लिंक्डइन का डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमारे सब एंटरप्रेन्योर्स डायरेक्ट सेलिंग के जरूर हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को, एंड लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इस तरह के कंपैरिजंस भी आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, उनके टर्नओवर वर्सेस हमारे एंटरप्रेन्योर के ही नेटवर्क का टर्नओवर कंपैरेटिवली एक्चुअली ज्यादा रहा है इस फेज में. सो आई थिंक हम लोग कुछ बहुत ब्राइटर एंड बहुत अच्छे डेज देखने के लिए एब्सोल्युटली तैयार हैं, एंड इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड. चलो, वाओ, परफेक्ट. एंड आई एम लाइक 100% I'm sure and I comply with your optimism about the industry. And but over the years and the optimism जो हम अभी बात कर रहे हैं, इसका एक रीजन भी है. And because कुछ समय पहले, जैसे हम बात कर रहे थे अभी 2012 के अराउंड की, 2010-12ish, तो it was not a very good period for the industry, right? लेकिन उसके बाद से thanks to IDSA, thanks to people like Rajat ji and all of you, like so जिन्होंने स्केल अप किए अपने एफर्ट्स एंड डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आई, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई डायरेक्ट सेलिंग एरिना में. एंड डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के बाद अब डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आने वाले हैं, तो जिससे कि और ज्यादा पुश मिलेगा इंडस्ट्री को. एंड इंडस्ट्री इज लाइक स्टेडली राइजिंग एवर सिंस. और 2016 में जब गाइडलाइंस है उसके बाद तो काफी ज्यादा पुश मिला है इंडस्ट्री को. तो शिफाली जी, आप ही से शुरू करूंगा. जस्ट अ क्विक कमेंट because then we'll move on to like Rajat ji and all. A quick comment on कि आपको गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आती हुई दिखती है? What support do we seek from government? क्या दिख रहा है आपको? जो नए रूल्स आ रहे हैं उनके विषय में कुछ आप कमेंट करेंगे छोटा सा? आई थिंक मैं इसको बहुत ब्रीफली टच करना चाहूंगी. ऑफ कोर्स 2016 से हम बहुत ज्यादा सपोर्ट देख ही रहे हैं और बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो ही रही है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अंडर द पैनल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंड ये जो कैंपेन है जागो ग्राहक जागो के थ्रू ऑल्सो. एंड ऑल्सो आई थिंक बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी पुश हो रहे हैं जिसमें जो डायरेक्ट सेलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एंटिटी है
उसका मोरल भी बूस्ट किया जा रहा है. So I think we're getting a lot of support. Anshu sir, moving on the same lines, like जैसा मैम ने भी बताया, and all of us know that there's quite a positive support from the end of government, and still we seek more actually. So आपको क्या लगता है कि कितना impact इसका रहा है जो गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें मिली है, और हमें क्या और चीजें करनी चाहिए जिससे कि हमारी इंडस्ट्री को और थोड़ा एक जो लीगल फ्रेमवर्क है that becomes stronger? Yeah, I think yes, in this regard, I have to compliment IDSA. IDSA ने बहुत अच्छा काम किया है to first get the guidelines and get the whole thing moving, because the industry needed the guidelines so as to differentiate us from pyramid schemes and illegal setups. So in that regard, IDSA has done a fantastic job, and as others have also said, because of this, awareness of the industry is growing, legitimate businesses are doing better. So especially for Genes, when we started, the guidelines already aa chuki thi, so it was so much more easier for us to start business on one hand. On the other hand, we had to, of course, fine-tune our business model according to the guidelines, because our international business had to be fine-tuned to that, and I'm sure all companies did that. One support which I think all companies would need, and I'm sure the other panelists would also agree, one big irritant for the industry is online selling by distributors. Okay, if in this regard we get some guidelines, some legal support from the government, that will be a huge help to take this to the further level, because you have a small number of people who are doing this, but it spoils the business, spoils the market. So it's so much better that if we get some guideline on this, that because direct selling runs the way it runs, we need a legal support which prevents people from selling online. So I would say this is one big thing that we need to take this industry to the next level. Great, sir. And moving on the same lines, Rajat ji, because probably you are the one who has worked with government ever more closely than like anyone else in the direct selling arena, I would say. So we would like to hear from you कि अभी तक का जो जर्नी अगर आप ब्रीफ में थोड़ा सा शेयर करें कि गवर्नमेंट से हमें क्या क्या सपोर्ट मिला एंड आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किन किन लाइंस पे काम हो रहा है. सो वी सी अ लॉट ऑफ लाइक buzz around the skill development and digitalization, Atmanirbharta, quite a lot of things, and direct selling seems to have fit into the groove of everything, right? Be it women empowerment, be it like employment generation. तो जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उनके साथ हैंड टू हैंड तो चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग. तो अभी तक गवर्नमेंट से क्या हुआ और आगे आप क्या देख रहे हैं? Because you are like, probably for me, you are the most apt person to answer this. So, in addition to our esteemed panelists. देखिए, मेरे हिसाब से मेरा जो सोच है, हम लोग अक्सर हम लोग सोचते हैं कि देखिए हम जाके कुछ मांगने के लिए चलते हैं, ठीक है. I think that has to change. We have used is the wrong word, but through IDSA बोले या फिक्की का जो कमेटी है डायरेक्ट सेलिंग पे, हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों में हम लोग का प्रयास ये रहा है is to go to various ministries at the center, the various state governments across the country, to fill exactly the same blanks that you're saying. कि देखिए, we have to portray the benefit of this industry to our policy makers. ठीक है ना? अगर हम सिर्फ एक आस्क लेके जाएंगे, then we will be viewed as यार दोबारा आ गए, no? Rather अगर मैं पहुंचूं, जैसे हाल ही में एक वेबिनार था with the I think with the Nagaland state government just 3 weeks back or 2 weeks back, where we collated the figures and we shared with the secretary concerned, Secretary Industries, that there were more than 40,000 people in Nagaland that were involved in this direct selling industry. और जैसा हम जानते हैं, especially North East में direct sellers के majority women है. अगर देश भर में तकरीबन 55% अगर है women in direct selling, North East में शायद 70% women है. So our job as an industry is to take to the policy maker how we are strong in the socio-economic environment, how we are contributing. Self-employment, majority being women. आपने स्किल्स के बारे में कहा कि अक्सर हमने देखा है कि
most companies spend a lot of time and effort to train their salespeople, and I'm sure he would like to add to that. So there is a lot of inputs going into this industry. That is from one perspective. Raha ki, what do we expect from the government? Anshu ji would be happy to note कि जो e-commerce policy बन रही है अभी commerce ministry के through IDSA and other associations, we have sent in our inputs to the commerce ministry कि जब आप e-commerce policy बना रहे हैं, kindly keep this element in account, क्योंकि हमारा जैसे आपको शायद पता होगा direct selling guidelines में clearly do's and don'ts on e-commerce लिखा है, पर as we know, since the guidelines are not a law per se, उसका implementation में थोड़ा slip obviously हो जाता है. तो हमारा प्रयास ये रहा है for the past about year plus to ensure कि जो नया e-commerce policy बन रहा है, और आपको पता ही होगा कि वो काफी contentious है. मतलब e-commerce companies have been talking to the government, draft 2-3 बार आ चुके हैं, जा चुके हैं. A lot of the big associations like FICCI are playing a role in that. So to a large extent we are trying to plug that gap कि ये ना हो कि e-commerce policy आ जाए and we lose out. And Anshu ji is right कि काफी हद तक we are losing out at the present. So my take on this entire process on this question is, it is our responsibility as an industry. It is our responsibility to show to the policymaker how we are a strong industry, how we are strong contributors to the economy. And because देखिए ज़्यादातर जो policy maker, जो decision maker है, उनका जो attention span जो होता है on one issue is very limited because they actually do a lot of work. हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट में शायद कोई कुछ नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं. हम लोग, मुझे याद है जब 2011 में केरला वाज द फर्स्ट स्टेट टू कम अप विद द गाइडलाइंस इन 2011 सितंबर में. उस टाइम हम लोग मतलब तकरीबन 2 महीने लगातार जाते थे बिकॉज उस टाइम कुछ कंपनीज बंद हो गए थे, काफी लोगों का पैसा लॉस हो गया था. तो स्टेट गवर्नमेंट का पहला रिएक्शन था कि भैया ये कौन सा इंडस्ट्री है, बंद करो उसको. तो तकरीबन 2 महीने हम लोग लगातार गए टू help the policy makers. And I'm not joking, we've seen secretary level officers sitting in office till 8:39 at night, और उनके टेबल्स में इतने बड़े-बड़े फाइल के ढेरे होते थे और उनको वो उस दिन के फाइल्स खत्म करने पड़ते थे, नहीं तो अगले दिन दोबारा बढ़ जाएंगे. So we cannot expect a overloaded system to jump and solve our problem. We have to go with the solution. We have to be part of the solution. That is what I think we have been doing reasonably well. Chetan and team in IDSA and the other associations have been doing this very diligently. We are part of the solution. We are not part of any problem. Ji. Perfect, sir. So as I understand, so it's a matter of positioning. So let us position as not asking for something, but let us position ourselves as an industry which is in complete alignment, which is in complete sync with the national objectives. बिल्कुल. Right. So Chetan ji, would you like to add something to it? Because जो आपका last question था plus ये वाला question, I will just add my 2 bits to it. I think this is our 4th webinar in this series, and one thing is very clear now. Lockdown has had in fact a positive impact on the growth of direct selling. ये हमें day 1 से जब हमारा पहला वेबिनार था तब से अब तक ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है. इनफैक्ट इफ आई रिकॉल नाउ, माननीय प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा करी थी तो उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी. उन्होंने कहा था हमें इस आपदा को अवसर की तरह देखना है. सो आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री मेरी समझ में निकल के आई है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री है प्रोडक्ट्स की. डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी इंडस्ट्री निकल आई है जिसने वाकई ही इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदला है. और देखिए डिजिटलाइजेशन, मैं ये नहीं मानता कि भाई बिकॉज लॉकडाउन हुआ इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में डिजिटलाइजेशन आई. कहीं ना कहीं कंपनीज ने डिजिटलाइजेशन की ड्राइव शुरू कर दी थी. केमिस्ट्री में हम एक पढ़ते हैं कैटलिस्ट. अभी कैटलिस्ट क्या करता है, ये अपने आप में रिएक्टिव एलिमेंट नहीं होता, पर अगर आप इसको किसी रिएक्शन में डाल देते हो इस रिएक्शन की टाइम बढ़ा देता है, जो कंपाउंड बनना है जल्दी बन जाता है. सो आई थिंक इस लॉकडाउन ने एज अ कैटलिस्ट की तरह एक काम किया और कंपनीज की जो डिजिटलाइजेशन की तरफ उनके एफर्ट्स थे उसको कहीं गुना, शायद 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तेजी से
बढ़ा दिया। सेकंड बात, लॉकडाउन के दौरान ऑफ कोर्स जैसा हमने हमारे एस्टीम पैनलिस्ट ने भी कहा है, दिस ऑफ कोर्स इज गोइंग टू टेक अस टू अ पॉइंट जहां पे ज्यादा लोग इंडस्ट्री में आएंगे, बट हमें थोड़ा सा यहाँ पर और संभल के भी चलने की जरूरत है। देखिए, ज्यादा लोग इंडस्ट्री में आएंगे, ज्यादा कंपनीज भी इंडस्ट्री में आएंगी, और जब ज्यादा कंपनीज आएंगी तो अगर 10 अच्छी आएंगी तो 20 बुरी भी आएंगी। So as an association, as our fellow companies, ये I think बड़ा peculiar time है ये हमारे लिए। हमें बड़ा देख के चलना पड़ेगा कि इस समय we have to educate the common public। बहुत लोग खिंच के आएंगे डायरेक्ट सेलिंग की तरफ, and many of them may not be knowing the key pointers which they can use to differentiate between a genuine company and a fly-by-night operator। So ये I think as an association हमारी responsibility है, as an established company हमारे मेंबर कंपनीज की रिस्पांसिबिलिटी है टू एजुकेट द पब्लिक। सो बैक टू डॉक्टर विशेष। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? Just to quick update, direct selling, the draft rules government ने एक बार I think दिसंबर के मंथ में अपलोड कर दिए थे, and there is going to be another draft which I think most probably in next 1 or 2 months is going to be there. So we can safely assume a timeline of say 4 months by which we can hope to get the rules in place. Chalo. Thanks. That's a good news for all of us actually. And now moving on to more organization specific questions, because as Chetan ji also mentioned, so we have representatives of the companies which are like the household names, and all of these companies are synonyms with the network marketing industry. और स्पेसिफिकली अगर हम एमवे की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब बहुत सारे लोगों को एमवे ही है, और एमवे से ही लोगों को समझ में आता है। अगर बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग, मैं बोलता हूँ कि मैंने पीएचडी की है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो पहले तो आदमी सोचता है कि कुछ नेटवर्किंग वगैरह की बात कर रहा है, कुछ कंप्यूटर की नेटवर्किंग की होगी, फिर वो बोलते हैं क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं बोलता हूँ यार, नेटवर्क मार्केटिंग जो एमवे और ओरिफ्लेम, टपरवेयर, ये 2-3 नाम जब हम बात करते हैं, अच्छा एमवे, हाँ, तो समझ में आया था उसको एकदम से। सो बिकॉज all of you, be it Oriflame, be it Amway and Genus Global, it's like Genus Global has been making waves and I've been hearing about it. So it has come up as one of the fastest growing companies, if not the fastest. I'm saying one of the fastest just to keep it subjective. Otherwise, I might have said the fastest growing company, and within a short span, it has risen to like number 14 in the rankings, and turnover in excess of $1 billion US dollars. We talk about Oriflame, again it's in top 10 companies in the world, and again a turnover in excess of $1 billion US dollars. और Amway की अगर हम बात करें तो it has been on the top since like 2012, और 2012 से नंबर 1 पोजीशन इन्होंने बना के रखी है, $8.4 billion, and इतना ग्लोरियस पास्ट है। अगर हम बात करें Amway और Oriflame, Amway and Oriflame have always been like synonymous with the, जैसे हम बोलते हैं गांव में, हमारे गांव में कई बार क्या होता है कि लेडीज अगर कहीं दुकान में कुछ लेने जाती हैं, अगर टूथपेस्ट लेना है तो बोलती है जी पेप्सोडेंट वाला कोलगेट दे दो, है ना, तो उनके लिए वो सब कोलगेट है। या अगर हम बात करते हैं वॉशिंग पाउडर की, तो वो अभी भी जाके वैसे बोलते हैं कि निरमा दे दो जी, चाहे जो मर्जी दे दो उनको, मतलब। तो वैसे नेटवर्क मार्केटिंग को भी, मतलब ये जो कुछ नाम है, टपरवेयर, एमवे, ओरिफ्लेम, एवॉन, these are just like those names which actually reverberate with the network marketing industry. So you've had a glorious past, और हम मैम शिफाली मैम आपसे मैं स्टार्ट करूंगा इसको, थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिच हेरिटेज, आपकी बहुत रिच हेरिटेज रही है ओरिफ्लेम की, राइट? इट्स लाइक 1967 में एस्टेब्लिश्ड है ओरिफ्लेम, इट हैज हैड सच अ ग्लोरियस पास्ट। तो थोड़ा सा हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सफर बताइए, यहाँ तक कैसे पहुंचा, अभी तक आपने कैसे मेंटेन किया उस लेवल पे अपने आप को, और फ्यूचर प्लान्स क्या देखते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के? Where do you perceive the future of direct selling industry as a whole? Sure. Thank you for the question. Like you very correctly said that we do have a very, very rich heritage. अगर हम देखें तो more than 50 years से I think जो company की core values हैं, that is something which is extremely strong. And जिस तरह से इंडिया में हम हमेशा इसमें बिलीव करते हैं that one particular word in संस्कृत जो हमारे recently प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत हमें याद दिलाया, which is वासुदेवा कुटुंबकम,
the world is a big family, and I think this is one core value which has like really been embedded in the brand partners जो हमारे consultants हैं and हमारे leaders as well as the company. So this is one particular aspect जहाँ पर I think ये company बहुत strongly built है. I have worked in other companies also, but यहाँ पर of course I'm going to complete 10 years now, and इधर की जो many a times what happens is core values बता दिए जाते हैं, but truly जब implement होते हैं those then give us extremely great results, and वही चीज हमारे इस company की नींव है I think. So irrespective of what culture, which religion, which country you belong to, I think वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता. So the only one factor that is really looked into is your passion to grow. So वो एक चीज है जो I think इतने सालों से बहुत common है इस company की value, which has made sure I think कि हम सब समझते हैं. We all know also that the company is spread across in 60 countries. But एक standardization लाना, I feel it's a big task जो कि ये company ने बहुत अच्छे से कर रखा है, and I think it's again based on the core values that are there. And इसी की वजह से I think we have grown leaps and bounds, and बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है because जिस तरह से जिस strength के साथ में empower करते हैं हम to a lot of people, of course mostly women when it comes to our company. However हमने of late देखा है a lot of men are also joining the company and being very successful. Maybe ever since जब से हमने अपने wellness supplements को introduce किया है, we are seeing that men are also choosing this as a career. So of course ये हमारी rich heritage रही है, and जब हम future की बात करते हैं, I think it feels very proud that India Oriflame के लिए amongst all these 60 plus countries एक बहुत ही priority market है. And of course जिस तरह की आप चाहे investments बोल दीजिए, हर चीज में priority देना, many, whether it's trainings, whether it's products, customization karna, even when people travel for conferences, the care that is taken in terms of the vegetarian food and even Jain food in these conferences. I think ये बात छोटी लग सकती है हमें, but I think जिस तरह का importance दिया जाता है, just kind of these are indications which kind of really show that the future investments for Oriflame in India are very strong. Now these are some very tactical part, but strategically अगर हम देखें, so we have of course 2 and more factories, and we are producing so much in India. We have our consultant base, जो हमारा brand partners का base है, वो बढ़ता जा रहा है, and I think over the past 6-7 years we've seen a great change also in the consultant base, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि lot of people are choosing and leaving their careers and joining us. And ज़्यादातर I think we've seen this influx in women, because we understand as a woman the main priority for every woman, including me, I think, is family, right? So हमारा direct selling का business इतना ज़्यादा अच्छी opportunity देता है that women can actually balance family as well as have a career opportunity to balance both the things. So this way I think जिस तरह की investments, जिस तरह की commitment है हमारे Oriflame board की towards India, it is something which is very strong and getting stronger I think by the day, because I think हर कोई potential बहुत ज़्यादा देख पा रहा है India में, and I am very positive about it because of the experience जो आप कर पा रहे हैं, being the bridge between the main head office in Sweden and in India. So I feel it's the plans are very strong for the future as well. Perfect, ma'am. And as you mentioned about कि जो छोटी चीजें आप करते हैं, तो छोटी चीज कुछ नहीं होती है, मतलब I sincerely believe कि छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं, और कभी भी कोई बड़ी चीज एकदम से कुछ भी नहीं होती है. तो I mean, like, so great efforts are being done by your company, and we move on to Rajat ji. तो Rajat ji, मैम ने बताया 67
countries they have a presence in, and Amway has a presence in like more than 100 countries and across 1959 established, and with very, very rich. I've read quite a few books from like the Endels and J. Van Endel and Steve DeVos, and you also values की मैम ने बात की, तो आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे एमवे का जो हेरिटेज रही है, किस हिसाब से अभी तक कैसे वो सस्टेन कर पाए, इतना जो टॉप लेवल पे कितने सालों से टॉप पे एमवे रहा है, तो कैसे सस्टेन कर पाए, व्हाट इज द मंत्रा लाइक गोइंग ऑलमोस्ट 10 बिलियन यूएस डॉलर्स, क्या लगता है और अभी कहां पर पोजीशन है और आपको क्या फ्यूचर दिखता है एमवे का भी? ऑफ कोर्स वी नो दैट क्वाइट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड बाय एमवे इन इंडिया एज वेल लेटली, तो आपसे सुनना चाहेंगे सर। Sure, thank you. जैसा आपने अभी पॉइंट आउट किया, Amway started in 1959 in the US by two friends, and as Shefali ji has mentioned, the core remains the same. It's about family values and keeping that close together. I think that is a very बड़ा एक ह्यूमन चीज होता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी आप प्रोफेशन में हो, अगर आपका इंडिविजुअल लाइफ जो रहता है एज अ फैमिली लाइफ बोले, या आपके जो ड्रीम्स जो आप फुलफिल करना चाहते हो, जो भी लाइन पे आप अपना टाइम स्पेंड करें, इट शुड गिव यू adequate returns. So I think that is the strongest bond that has kept this business together, and we've seen many countries, many companies replicate this particular thing and strengthen this. दूसरा जो मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ जो strength है, it is the quality of the product. अगर हम देखें, जो आपने कहा, जिक्र किया, करीब 100 देशों में हम लोग के बिजनेसेस हैं, पर टिल वेरी रिसेंटली ज्यादातर देशों में दी क्वालिटी ऑफ द एमवे प्रोडक्ट वाज एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म, क्योंकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो थे वो एक ही जगह बनते थे. So that is the second, I think, the contributor to Amway's success is that and not just Amway, I would imagine everyone, is the very high quality of product, because that is the only thing that is going to differentiate us from the other names, like you mentioned, like Colgate bole ya kisi aur company ka hai, jo are better known in any markets. The second strength that a company like Amway has is the quality of its products. Third, those minor things like Shefali ji mentioned, even we have a similar kind of approach that when we have our business conferences, the kind of care given to the Amway distributor is really remarkable. So everyone who is part of the business is made to feel कि ये हमारा business है, ये नहीं कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारा business है, और हम जब कंपनी के साथ बात करते हैं तो ये हमारा कंपनी. So it's a very strong open door kind of policy that Amway has had with its distributors. I have been lucky to go to the Amway headquarters several occasions. The kind of recognition that achievers get out there is really something to be seen. Matlab, you are really made to feel special in that sense. So मेरे हिसाब से it's a combination of all these things, and yes, we have investments in India as well, and yes, India is a prime market for virtually any company. I mean, we are talking about direct selling, about our own companies, about Amway, but the reality is, for everyone, India is a very key market, no different for us from the Amway family. Whether it is investments by way of manpower working within the company, whether it's investments through distributors, whether it is investment in our factory in Tamil Nadu, har hisab se it is, Amway is very, very committed to the India business, because while today India might not be among the top 5, but clearly the global management sees Amway India being among the top 3 going forward. Perfect, sir. Perfect. Thanks for your insights. And as you rightly mentioned, हम
मैम भी बात कर रहे थे तो मैम का भी एक पॉइंट बहुत जबरदस्त था कि इट गिव्स अ वेरी वेरी safe and a secure and a great option for women because keeping with the family, because obviously they have the responsibilities of the family as well, और direct selling से अच्छा alternative हो नहीं सकता ladies के लिए, and that's why we are contributing so much to the women empowerment. And मैम ने भी mention किया, आपने भी mention किया कि care की बात की, एक तो product quality की बात की, and in my research also the one of the factors, critical success factors, is the product quality. Product quality nahi hai, it's the backbone of the direct selling industry. If you do not have a good product, you cannot survive. As simple as that. And you mentioned about care. तो उससे मेरे को एक quote ध्यान आता है कि people do not care how much you know, but people know how much you care. So of course, if you care for people, they'll surely give you their best. So जबरदस्त. Yes sir, रजत जी. हाँ, मैं एक और चीज इनफैक्ट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. बिफोर वी हैड आवर ओन फैक्ट्री, हम लोग बद्दी में किसी वेंडर से हमारे प्रोडक्ट्स बनवाते थे. एंड ऑफ कोर्स लाइक बीइंग अ थर्ड पार्टी वेंडर, ही कुड दे हैड द ऑप्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स फॉर एनीबॉडी, बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज the production line, the hygiene standards that we demanded, whether it was water or air, it was as high, it was on par with the pharmaceutical industry. मान लीजिए एक फैक्ट्री में साबुन जहाँ बन रहा है या टूथपेस्ट बन रहा है, but the vendor was expected to maintain pharmaceutical industry standards. So other companies could not place an order for their products in that vendor because costs would have been very very high for them. So I know I'm praising what Ambit does, but that is the reality. और उस टाइम 2005 से 2011, when I was looking after communications, in a year we would take 8 to 10 groups of journalists to show them that factory, and we would share this knowledge with them. कि देखिए, this is the kind of diligence that we put into something as simple as air quality, which had to be purified, I believe, 6 times. You know, that was the level. Anyway, thank you. Yeah, so it's not आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी तारीफ करने के लिए, this platform is to showcase to the world what direct selling companies are actually doing. So because who else is doing this? So we have to showcase what we are actually. So that's what this platform is for. Anshu sir, finally आपके पास आएंगे because बहुत young organization है आपकी, right? और बहुत सारी, अब अगर हम बाकी कंपनीज की एमवे, वॉन्ट, टपरवेयर की बात करें तो दे टुक लाइक 20-30 years to reach 1 billion, and you within a span of like 10 years you have scaled 1 billion. You're there at the 14th rank, if I'm not wrong. You're there in top 15. You are in the 14th rank, I suppose, in the 2020 rankings. So कैसे सर, मतलब ये इतना जो स्टीप राइज है, मतलब क्या इसके पीछे क्या राज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? सो लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड, लेट अस ऑल द मेंबर कंपनीज ऑफ IDSA as well as the non-member companies also understand कि क्या मैजिक है सर, क्या मैजिक चलाते हैं? मैजिक कुछ नहीं है. Our direct selling is a simple business, so the strategies are simple. As long as those strategies are done rightly, the business is successful. So anyway, yes, you are right. We started in 2009, and for want of, even though मैं फिर repeat कर रहा हूँ जो बाकी panelists ने भी बोला है, direct selling business starts with a product. Till the time you don't have a good, high quality, demonstrable product, then you cannot start the business. Because why will the customer call you, attend your demonstration? अगर आपका product different नहीं है, if it's not it doesn't have a USP, and if it's not very high quality. So Genes started right from the beginning with a very small range of products. So if you compare to Oriflame or Amway or Herbalife, हमारा product range बहुत छोटा है, but it's totally different. Nothing like that exists in the world. So if you take our Luminous range of products, these are skincare products based on stem cells. Now, when Genes launched this, and even now, this range doesn't exist. Why India? Nowhere in the world. Then our top seller, Reserve. It is a gel form of antioxidants and resveratrol. Again, nothing like this exists. So it is these small handful, highly unique and demonstrable products where the success of this company started from. So this was the first point. And whichever company you go to,
all successful companies in our industry need to have such a product range. Otherwise, this business cannot start. That is the starting point of our industry. The next, it has to have a competitive opportunity, because our people, existing distributors or new prospects, will always compare effort to return. So is your opportunity competitive, or is it not? You cannot just rely on high quality products. High quality products get you the customer. But for you to reach the customers, you need distributors, and you will get distributors if your opportunity is competitive. And here again, there was a big tick mark of Genes that yes, for the effort that they put, they earned good money. So this was the second thing. The third thing, and this is where it made all the difference, is right from 2009. हम अभी बात कर रहे हैं कि कोविड करके हर किसी को ई-कॉमर्स से बिजनेस करना पड़ेगा. Companies have no choice but to force. But 2009 में, this was the first company which started with the e-commerce model. I mean, हमारा तो जन्म ही e-commerce से हुआ. We have, for example, in India, one office, and distributors order online and the products are dispatched from a central warehouse to them. So this is a unique business model. Again, to give you another example, entire Europe is a continent. The entire Europe has one office because it's an e-commerce business model. So because it's an e-commerce business model, hence it was very easy to spread, to expand. In a short span of 10 years, we have reached about 145 to 150 countries. अगर अपने ऑफिस खोलते हर कंट्री में 40-50, तो हमें तो decades लग जाते हो करते करते. Then overheads becomes astronomical. For you to justify so many new warehouses, offices, you need so much more investment to come. So this was the third reason because of which the company managed to grow and expand so well. Then of course, small thing, but yes, our events are class apart. So that having a class apart events became even more important because we were e-commerce and we had very few offices compared to the other companies. Our events had to be really class apart, really grand, to show the world of the company and the brand that they are getting associated with. So this is the reason, simple, but this is the reason why the company was so successful, and whichever country it went, it was successful. Coming to India, yes, we will be completing our third year of business in September this year. We are fine-tuning, yes, as I rightly said in the beginning, because of the guidelines, we have been fine-tuning and changing our business model to suit the country, but we are on the absolutely right track, and we are absolutely sure that Genes will be amongst the top 10 countries. Sorry, India will be amongst the top 10 countries for Genes. And Genes is not holding back on any investment, any input that is required to make this country successful. So that is no big secret. As I said, very simple, but if you do the simple things right, you become successful in this business. So it is said that it's always, so great things are always simple, but it's not so easy to like follow simple things. So you very rightly mentioned, and everything, like it's not, nothing is complicated. It's a very, very simple word. Just we have to learn to apply ourselves in a proper way. So we're coming to the end of the discussion, and again, as we always say, that it's such a delight, and learning from stalwarts like you is such rich experience. And but as all good things come to an end, so this also. So finally, we'll ask for concluding comments. We have already exceeded 1 hour. मतलब पता भी नहीं चलता है कि 1 घंटा कैसे निकल गया, और मन करता है आपसे सुनते रहे. So last final concluding comments, Shefali ma'am, we'll start with you. क्या मैसेज आप देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग फ्रेटर्निटी को? We have to live as an industry. I very strongly believe that we have to believe in collaboration. It's not, competition is good, but it should be healthy competition. And we have to stand together as an industry now. The time has come. Because otherwise, if we keep on criticizing each other, then we are going nowhere as an industry. So we have to, like, collaborative competitive advantage, we have to like generate something like that. So it's time to stand as a community. Aapke direct selling fraternity on the whole, what are your like final thoughts for them? Sure. सबसे पहले तो मैं कहूँगी डॉक्टर साहब that I think in the IDSA itself,
जिस तरह की fraternity and close knit, even if we have healthy competition, I think the kind of support that we have for each other is very unique. I have not experienced this in any other formation as such. So I think that is something which is commendable. And मेरा एक message जो पूरी direct selling fraternity के लिए यही है that we have been seeing very good times. But अब वक्त आ गया है that we are going to be experiencing greater times. And I think अब हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर focus करना है that we just have to make sure that the way we've been all working hard, time to now work a little harder with a little more discipline. And कहीं ना कहीं हमारी पूरी fraternity की एक social responsibility बनती है. Abhi recently, like Economic Times mentioned that we have already had some 12 crore plus people having lost their jobs. So I feel as a community, it's our social responsibility to go ahead and extend, this opportunity to all of them, so that of course हम एक social cause में भी contribute करें and साथ साथ हम हमारी इंडस्ट्री को भी ज्यादा स्प्रेड करें. सो आई विल ओनली विश एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे सेफ. Thank you very much. Rajat ji, so concluding comments. Well, I'll only echo what Shefali ji has said कि direct sellers जो है या हर एक कंपनी अलग-अलग उनका nomenclature है. Direct seller कहते हैं, कई consultant कहते हैं. Please believe in this group, in this industry, and maybe I would like to just not correct you, but point out that as Shefali also did mention, we are a very cohesive group. Yes. All these companies, 23 companies within IDSA, a larger group exists in the FICCI Direct Selling Task Force, maybe 50 odd companies. So जो organized sector है इस industry का, we are very cohesive. We speak one language when we are out there. Of course, देखिए भाई बहनों में भी थोड़ा obviously थोड़ा एक healthy competition होता है और होना भी चाहिए. There is that will keep us keen and help us grow quicker. Everyone will do. There's plenty of space. देखिए अगर आप direct selling की अगर हम बात करें 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, बट अगर मैं FMCG का हिस्सा अगर लूं, we are what Chetan can correct me, we are about 1% of the FMCG size in this country. So we've got plenty of room space to grow. There is absolutely no contradiction within the industry, except for what we believe are the fraudulent players and the players who give this industry a wrong name. So my final message to direct sellers or consultants who might be on this webinar is that please convey the right message, whichever company you're representing, convey the right messages to your consumers, convey the right message and to the public at large, so that just the way we've been able to build up IDSA का एक नाम, एक brand, direct selling का नाम हम create कर पाए हैं. It is not just my responsibility as an employee of Amway. I think it should be everyone's responsibility as a direct seller, as a consultant जब वो बाहर जाते हैं, to communicate, to carry the image of this industry. That this is a good industry. This is an industry that provides employment opportunities, self-employment opportunities. We sell good products. We come from very good companies. We look after our people. And that will be my only leave behind. You are our partners, and we have to help you, and you also have to help us. Yeah. Perfect, sir. Thank you. So, जो आपने बात की बिल्कुल सही बात की. We are cohesive. So, but it's only like sometimes if you see on the social media channels, the things that are like propagated more, and you can see that there are people who will be like criticizing one company or the other company, and this is not how things should be. So that would be my message. And of course, we are strong together as a family, as a very, very strong family, right? With healthy competition all along. Anshuji, final message from you. I will first of all echo everything that Rajat and Shefali said.
Yes, at times like this, when the economy goes down throughout history, the direct selling industry does well. Simple reason is that lakhs and crores of people are looking for opportunity at a time when they are losing their jobs and their businesses. So as a social responsibility, as Shefali said, we should go out and share opportunity with them because there are people looking for it. It is good for us and it is good for them. It's a win-win situation. So we should go out. However, we have to keep in mind that we have to be very ethical, follow the guidelines to the T, because only when we do that can we build this business in the long term. None of us are fly-by-night operators. Only when a lot of thought and work has gone in putting these guidelines together. We need to follow, only then can we build a long-term sustainable business. Thank you so much. So it's been such a proud privilege to host you all, and so much of rich words of wisdom, pearls of wisdom that we received, and I'm sure that the entire direct selling fraternity will benefit. And this episode, this 1 hour discussion of ours would go a long way in helping the direct sellers around the world, if not in India even, right? Chetan ji, your final comments before we wind up. If you try to go back in time, I think when Philip Kotler, I think, proposed 4 P's of marketing, product, price, promotion, place. So it was considered to be the guiding force, or guiding strength behind a company, by any company for that matter. Direct selling, it's a very uniquely placed industry, I would say. It's a product-based industry, but कहीं ना कहीं इसमें service industry की भी एक समन्वय है. So 4 P's of marketing के बाद जो additional 3 P's लगाए गए, product, price, promotion, place के बाद, people, process and physical evidence. So direct selling has a mix of both, a product-based industry as well as a service-based industry. Now what I'm trying to say by saying this is that the business, your success will always depend on these 7 P's. और इसमें सबसे important will always be product. So मैं सिर्फ अपनी direct seller fraternity से यही अपील करना चाहूँगा. Try to focus more on the strength of your companies. हर कंपनी अच्छी है, हर कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट है, और हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी खास बात है जो उसे बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाता है. So rather than trying to spend or waste your time in finding what fault lies in the other products, please spend more time in researching what benefit your product offers over others. And you'll be able to see that this is going to help you a lot in your business going forward. And I would like to thank, Rajat sir, Shefali ma'am and Anshuji for taking time out from their busy schedules. I know it's a Saturday, but all of them are busy, even on Saturdays also. So thank you so much, and thank you so much for agreeing to be a part of this IDSA initiative. Back to you, Dr. Bhatt. Thank you, sir. And of course, from their busy schedules, इतने busy schedules सभी के रहते हैं, और उसके बाद इन्होंने अपनी फैमिली के लिए समय निकाला, मैं तो यही बोलूंगा. और thank you very much for your precious time. और जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट टॉक 2 और 3 के सर्टिफिकेट्स हम आज रिलीज कर देंगे. डायरेक्ट 1 के हमने सर्टिफिकेट्स रिलीज कर दिए हैं सभी को, और आज के जो डायरेक्ट टॉक 4 पे हैं इनको वील अनाउंस इट लेटर. लेकिन आज हम डायरेक्ट टॉक 2 और 3 के सर्टिफिकेट्स रिलीज कर देंगे. और नेक्स्ट सैटरडे 11:30 सेम टाइम वील कम अप विद अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एंड वी कॉल इट द ग्लोकल वे. So we'll having a perspective, and we'll be listening to people from the direct selling associations outside India. So वहां पर कैसा बिजनेस हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्या चीजें हो रही है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में डिस्कशन करेंगे. आप लोग जबरदस्त ऑडियंस हो, एंड keep supporting the direct selling industry, keep supporting yourself, keep supporting IDSA, and stay in touch, keep supporting the community, as Shefali ma'am and all the other panelists have also said. And once again, from IDSA and the entire team, Abhishek ji is always in the background, and Tarandeep ma'am is also there. So they have been helping the cause very much, and they've been working behind the scenes very, very diligently. So thank you very much to them also, and to all the esteemed panelists also. So thank you very much. It's been a great privilege to host you, and we shall surely keep in touch. Goodbye. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you.